Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and in today's video we are going to talk about Indian Economic Development Class 12 Chapter number 6 Economic Reforms since 1991. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, we'll be talking about financial reforms under liberalization. Financial sector में कितने सारे reforms हुए इस period में, that is what we are going to discuss over here. In the previous video we had discussed, we discussed about basically the industrial reforms. उसके बारे में मैंने बात की, but I just included this particular image over here. So मैं इसका significance बता देता हूँ. ये कहानी है मार्च 1991 की. आई होप सो यू पीपल आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग. हमारे इंडियन न्यूज़पेपर्स में ये देखिए गल्फ वॉर और ये ऐसी चीजें आ रही थी. ये पेट्रोल का टैंक बना हुआ है, फ्यूल वगैरह बहुत महंगे हो गए थे. यहाँ कह रहे हैं ग्रोइंग फिस्कल इम्बैलेंसेस ओवर द 1980s, combo of license permit Raj, spiraling oil prices due to Gulf War and their impact on India's import. आगे यहाँ पर लिखा हुआ है means, इसका मतलब ये हुआ India is facing a policy induced economic emergency. यहाँ पर PV Narasimha Rao was the then prime minister, and मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ सरदार मनमोहन सिंह was the finance minister at that time. So they basically contacted World Bank, Indian International Monetary System, Monetary Fund कि हमें भैया कुछ पैसे दे दो. $7 billion जो हैं वो इंडिया को लोन दिया गया. क्या क्या फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए under the head of liberalization. That's what we are going to discuss right now, because and somewhere it becomes very important to let you know. इतना ही नहीं बताना कि भाई क्या था या क्या नहीं था. नरसिम्हा राव, इतना ही नहीं है कि आपको सिर्फ ये बताना है जो टॉपिक में है. यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिनेरियो ऑफ दैट ईयर. वो भी आपको पता होना चाहिए इन सारी चीजों के साथ साथ. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की और इसी को कंटिन्यू रखते हैं. और ध्यान दीजिए ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर क्या क्या सारी चीजें हैं, क्या रिफॉर्म्स हुए फाइनेंशियल सेक्टर में. With the help of this image, I am just trying to make you understand that the situation of banking sector was not at good at that time. At the banking sector of the Indian banking system was sinking at that time. Reasons बहुत थे उसके, काफी सारी चीजें थी. That's what we are going to discuss in this video basically. But ये एक MCQ आ सकता है आपके एग्जाम में. सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं. फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. पहला तो एफिशिएंसी बढ़ा दो फाइनेंशियल सेक्टर की, उसके बाद उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हों, इसके लिए हमने ये फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेके आए. एफिशिएंसी आए, प्रॉफिट्स हों, डेफिनेटली फाइनेंशियल सिस्टम और अच्छा काम करेगा. बट यहाँ पर जो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है. बच्चे ध्यान दे लीजिए, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी आते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसी के अंडर आता है. आई एम रिपीटिंग, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, stock exchange market, foreign exchange market, they fall under the category of financial sector. Do remember this thing. It can be asked for 1 marker. आपके एग्जाम में आ सकता है. It is very important to let you know that when we talk about financial sector reforms under liberalization, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या सारी चीजें आती है. पहले तो मैं ये बोलूंगा कि भाई यहाँ पर आप इसको भूल जाइए, ये डेफिनेशन मैंने गलत लिखी हुई है. दिस इज बेसिकली नॉट SLR, मैंने CRR दिया हुआ है जो मुझे चेंज करना था, बट मैंने चेंज नहीं किया, मुझसे चेंज नहीं हो पाया. सो फाइनेंशियल सेक्टर बिफोर 1991, if you people will not be aware of the situation before 1991, I don't think so you people will be able to understand कि हमने फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस लेके आए अंडर दी लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स. इसमें क्या क्या चेंजेस आए, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. कॉन्ट्रैक्टेड रोल था पहले, जैसे विमेन को रखा जाता था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा राइट्स अवेलेबल नहीं थे.
काइंड ऑफ दुबई आप कह सकते हैं। गाड़ी भी अभी 2 साल 4 साल पहले उनको अलाउड है विमेंस को चलाना, उससे पहले अलाउड नहीं था। काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी, पढ़ना भी अलाउड नहीं था। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड सेक्टर था ये बहुत, और जो भी पावर थी वो पावर थी आरबीआई के हाथ में। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। अब ये कंट्रोल जो वर्ड है ये बहुत एप्टली यूज हुआ है यहाँ पर। इट वाज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एट दैट टाइम। इट वाज कंट्रोल्ड थ्रू वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे थे कंट्रोल करने के लिए। पहला, the amount of money that banks can keep with them, SLR जिसे बोलते हैं, was decided by RBI only. SLR RBI decide करता था। I would like to give you the definition of SLR. Statutory liquidity ratio is the ratio of total deposits which all the commercial banks will have to keep with themselves. अपने पास जो रखना पड़ता है, ये डेफिनेशन तो सही है यहाँ पर, शायद CRR की डेफिनेशन गलत होगी फिर आगे। So statutory liquidity ratio is the ratio of total deposits of commercial banks which as it has to keep with itself, अपने पास जो रखते हैं। मनी एंड बैंकिंग में ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ। इंटरेस्ट रेट्स वर डिटरमाइंड बाय आरबीआई। क्या इंटरेस्ट रेट होगा? आजकल तो कोटक वाला 6% देता है, यस बैंक वाला 6% देता है, HDFC नियर अबाउट 3 to 4% देता है, ICICI 3 to 4% देता है। सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये खुद डिसाइड कर सकते हैं, आजकल वेरिएशन आ सकता है। नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स वाज आल्सो डिटरमाइंड बाय आरबीआई। आप किसको लोन देंगे और कितना लोन देंगे, किस नेचर का देंगे, दैट विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय आरबीआई। ये 1991 से पहले वाली कहानी थी। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ। Before the financial reforms, RBI used to work as a controller body. इसको चेंज कर दिया गया of the entire Indian financial system. The role of RBI was shifted from controller to a facilitator. कंट्रोलर मतलब वो आप याद कर लीजिए, वो मोहब्बतें मूवी है जिसके अंदर मिस्टर बिग बी, अमिताभ बच्चन, प्रतिष्ठा डैश डैश और अनुशासन वो करके, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट टीचर, बिल्कुल कंट्रोल करके रखते थे। तुम इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। फिर आते हैं उसमें मिस्टर SRK, बिल्कुल ऐसे टीचर जो बच्चों के दिल की बात जानते हैं, फ्रीडम देना चाहते हैं। द सेम थिंग हैपेंड इन केस ऑफ आरबीआई एज वेल। अमिताभ बच्चन से मोहब्बत के शाहरुख खान बन गए आफ्टर 1991। पहले रोल ऑफ आरबीआई था कंट्रोलर, मिस्टर अमिताभ बच्चन की तरह। फिर उसके बाद में ये बन गया SRK, फैसिलिटेटर, जो बात समझता था बैंक्स की कि बैंक्स को क्या जरूरत है, क्या सारी चीजें हैं। और ये रिफॉर्म्स हम लोग लेके आए ऑल ऑफ यू। क्या क्या रिफॉर्म्स हुए? रोल चेंज हो गया फ्रॉम अ कंट्रोलर टू अ फैसिलिटेटर, कंट्रोलर रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर, ऐसे। रिडक्शन इन CRR एंड SLR, एक वक्त हुआ करता था 38.5 SLR हुआ करता था, CRR भी काफी 18% के अराउंड होता था। तो 18 एंड 38.5 अराउंड जो है ये होता था रेट, बहुत ज्यादा रेट था। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में CRR 4% है जो चेंज होता रहता है, और ये मेरे ख्याल से अराउंड 20% 21% के आसपास है SLR। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, आप इशू कर सकते हैं शेयर वगैरह। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो यूटीआई के नाम से जाना जाता था, यूनियन यूटीआई, हाँ यूनियन ट्रस्ट, आई डोंट नो, यूटीआई बैंक करके नाम था उसका। आज के नाम में, आजकल उसका नाम चेंज होकर एक्सिस बैंक हो गया है, जो वन ऑफ द लीडिंग बैंक है आज के टाइम में। मॉडर्नाइजेशन इन बैंक्स, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें यहाँ पर आई। ये 5 रिफॉर्म्स आपके लेके आया फाइनेंशियल सेक्टर। काफी कुछ चीजें मेरे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर बताने के लिए। Let's talk about the very first point, change in role of RBI. Before reforms, RBI taking the major decisions regarding SLR, CRR, rate of interest, nature of lending, पहले से ही पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ। अंडर दीज रिफॉर्म्स क्या हुआ, ये सारे के सारे राइट्स मिल गए कमर्शियल बैंक्स को। The role of RBI was reduced. The financial sector has been allowed to take decision on many issues without consulting RBI. The role of RBI was changed from a regulator, controller, regulator to a facilitator. अब फैसिलिटेट करो, आप बैंक्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपना रेवेन्यू, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, यू विल हैव टू हेल्प देम। तो ये काम आरबीआई को दिया गया।
Let's talk about the reduction in cash reserve ratio CRR and statutory liquidity ratio SLR. कितना चेंज हुआ? इतना चेंज हुआ कि पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है हिल चुका था. Under the reforms, the rate of CRR and SLR reduced to increase the availability of money supply. Money supply चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है. अगर आप मनी सप्लाई से रिलेटेड और इससे रिलेटेड और भी काफी सारे मतलब पूरी प्लेलिस्ट में यहाँ पर कार्ड सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप जाके चेक कर सकते हैं. तो मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे किया जाता है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इट लेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर बैंक credit to growing sectors of the economy. As you all know that after 1991 हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी, हमारा जो सेक्टर था वो ग्रो हो रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इंडस्ट्री, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से मनी की ज्यादा जरूरत थी. तो हमने सीआरआर और एसएलआर इन दोनों को डाउन कर दिया. क्यों डाउन कर दिया? मनी सप्लाई एमएस को इंक्रीज करने के लिए. SLR reduced from 38.9% to 18.5%, 18.5% हो गया. CRR 15% से इंक्रीज होकर 15% से डिक्रीज होकर 3% हो गया. ये डेटा जून 25, 2020 को था. कोविड की सिचुएशन में 3% कर रखा था, अभी ये 4% हो चुका है. बाकी आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, गूगल कर लीजिए, पता लग जाएगा. वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा. प्लीज चेक फॉर अपडेट्स. आज के टाइम में 4% हो चुका है. लेट्स ये उसी टाइम का डेटा है जो मैंने यहाँ पर उठाया था. सेंट्रल CRR, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक, तो ये 3% था, आज के टाइम में 4% हो गया है. SLR जो है 18.5% था, आप चेक कर सकते हैं, दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है. बाकी CRR वो रेशो जो बैंक्स को RBI के पास रखना पड़ता है, अपने टोटल डिपॉजिट्स का रेशो, और अपने टोटल डिपॉजिट्स का वो रेशो जो बैंक अपने खुद के पास रखता है. SLR, S मतलब सेल्फ, खुद के पास रखता है, उसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं. तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का एक्सेस भी दे दिया गया बैंक्स को. कैसे, समझने की कोशिश कीजिए. पहले अलाउड नहीं था ये. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड नेशनलाइज्ड बैंक्स टू गेट कैपिटल थ्रू पब्लिक इशू. पब्लिक इशू मतलब शेयर वगैरह जैसे आप इशू करते हो, उस तरीके से इशू करके आप वो मार्केट में बेच सकते हो अपने शेयर, और कैपिटल क्रिएट कर सकते हो मार्केट से. जैसे मैंने क्या किया, मेरा जो बैंक है वो 100 करोड़ की वैल्यू है. मैंने इसके शेयर इशू किए कैपिटल मार्केट में, और मैंने लोगों से 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, जब मुझे जैसी जरूरत हुई मैंने वैसे वैसे लोगों से पैसे लिए, और इसको हम कहते हैं पब्लिक इशू के थ्रू, मतलब कैपिटल मार्केट के थ्रू. बट द कंडीशन इज दैट होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक की होल्डिंग जो है 51% से, यानी कि जो मेजर शेयर जो होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा. जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो होंगे वो गवर्नमेंट के पास होंगे. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर आल्सो गिवन फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. इनको जो है बैंक वगैरह में जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो पेंशन फंड होते हैं, आपने देखा होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो इतना पैसा मिलेगा, तो कैसे मिलता है? ये लोग बैंकिंग में पैसा लगाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं, एंड दे गेट द रिटर्न्स. काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलते हैं. अगर आप नहीं लगाते हैं तो इसके बारे में समझिए, अभी से सेविंग करना शुरू कीजिए. महीने के 500-500 रुपए से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आजकल बहुत सारी चीजें इसके लिए, अवेयरनेस के लिए आती हैं, और फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं इसको. कमाना इज नॉट इनफ, यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट एज वेल. लिटरेट होना ही काफी नहीं है. पेंशन फंड में कैसे पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड में कैसा पैसा लगाएं, इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, लाइफ में आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, आपकी कैपिटल हमेशा इंक्रीज होती जाएगी. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लार्ज बैंक्स इन 1969, ये प्राइवेट बैंक्स थे, सॉरी ये गवर्नमेंट बैंक्स थे. नो बैंक्स हैड बीन अलाउड टू बी सेट अप इन द प्राइवेट सेक्टर. कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक अलाउड नहीं था. उसके बाद इसको ये रियलाइज किया गवर्नमेंट ने कि भाई कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए, मनी मार्केट, मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमें प्राइवेट बैंक्स लाने पड़ेंगे. तो ऑन जनवरी 1993 रेजोल्यूशन पास हुआ, बैंक ने गाइडलाइंस इशू करी. न्यू बैंक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन बैंकिंग बिजनेस कैन कम. अकॉर्डिंगली परमिशन वाज गिवन टू द प्राइवेट बैंक्स, बोथ डोमेस्टिक हो सकते हैं और फॉरेन हो सकते हैं, टू इंक्रीज द कंपटीशन.
so that better facilities can be provided to consumers. Consumers को better facilities provide की जाए. SBI को तो लोग वैसे इतनी गालियां देते हैं हर बात पे कि ये ऐसी सर्विस है वैसी सर्विस है. प्राइवेट बैंक्स आने के बाद like we people have observed a drastic change in the banking services. बैंक अकाउंट खुलवाना इतना मुश्किल होता था. राइट नाउ यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट बाय सिटिंग एट योर होम ऑनलाइन. आप ऑनलाइन खोल सकते हैं. कोटक 899 या 809 पता नहीं क्या करके आता है, 889 समथिंग. तो ये आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं. घर पे आपके घर पे आएगा कोई भी पर्सन जो है. अमिताभ बच्चन ने वो एड भी एक कर रखी है. तो इस तरीके की चीजें आई जो पहले प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं थी. ये आप देख सकते हैं पहले यूटीआई बैंक का नाम हुआ करता था. यूटीआई पहला बैंक है जो 2 अप्रैल 1994 2 जनवरी 1993 को रेजोल्यूशन पास हुआ. 3 महीने बाद ही बैंक ये आ गया. उसके बाद में इस बैंक का नाम कर दिया गया एक्सिस बैंक इंस्टेड ऑफ यूटीआई. यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक करके ऐसे करके कुछ था. इसका नाम एक्सिस बैंक कर दिया गया. ये इस तरीके की इमेज यूज की गई थी उस टाइम में इसको बताने के लिए कि भाई यही बैंक है, वही बैंक है, नाम बदल गया है, बाकी सब कुछ सेम है. ये कुछ टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स हैं आज के टाइम में. एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, करूर वैश्य बैंक, बंधन बैंक. ये बंधन बैंक को भी 3-4 साल हुए हैं और काफी अच्छा कर रहा है. मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसका नाम सुना या नहीं सुना, बट ये इमर्जिंग बैंक, इमर्जिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है आज के टाइम में. 4-5 साल पहले ही आया था ये बैंक और अच्छा काम कर रहा है स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में. लास्ट पॉइंट की हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक्स. मॉडर्नाइजेशन हुआ. बैंकिंग सिस्टम एंड सर्विसेज इंप्रूव्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आज जितने भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं ये सारे के सारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का कंक्लूजन है. कंप्यूटराइजेशन हो गया जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई. आजकल आप ई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन बैंकिंग, एटीएम फैसिलिटीज, ये सारी चीजें भी इंप्रूव हुई. इट वाज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक्स ओनली. इट वाज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द लिबरलाइजेशन एट दैट टाइम. तो स्टार्टिंग में जितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, रोल ऑफ आरबीआई, देन रिडक्शन इन सीआरआर एंड एसएलआर, देन इसके बाद में एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक्स, एंट्री ऑफ द प्राइवेट बैंक्स, ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हैं वो हुए. ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है. मैं पहले भी बता चुका हूं 2019 सीबीएसई में ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आ चुका है. इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं. लिबरलाइजेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिस्कल मेजर्स की, फिस्कल रिफॉर्म्स की. तो जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को मिल जाए, इसके लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है. बाकी आई बटन में आप चेक कर सकते हैं जिसको हम कार्ड सेक्शन बोलते हैं. यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो आईईडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियोस, मैक्रो के वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. बाकी अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. फेसबुक, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं. मनोज जाएंगे क्लासेस के नाम से ही हमारा पेज है. सोशल हैंडल्स हैं. बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में. कमेंट करके हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ. तो अगर कोई डाउट हो जरूर पूछें. बाकी इतने सारे वीडियोस तो आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग Manoj Jangir classes. Thank you so much all of you.